हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 38 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अर्नब अब भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था और गुस्से में काँप रहा था। आंखें इस कदर लाल हो चुकी थी मानो उसमें खून उतर आया हो। बिल्कुल लाल कंचे जैसे दिख रहे थे। जानते हो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो कौन है वह? अगर नहीं तो पहले जान लो फिर मुंह खोलना, वरना वह हश्र कर दूंगा कि जीवन में फिर कभी मुंह खोलने लायक नहीं रहोगे। और किसी लड़की के बारे में तो बिल्कुल नहीं। यह जो आधे पागल बने फिर रहे हो ना, अब पूरी तरह पागल कर दूंगा और पागल खाने में डाल दूंगा। आज अर्नब का गुस्सा देखकर भीमा भी कांप गया। महीनों बाद आज उसे फिर इस तरह गुस्सा होते हुए देखा था। भीमा भाग कर आया और बचाव करने लगा। ब्रो प्लीज़ काम डाउन। फिर धीरे से कहा, दो दो लड़कियां हैं यहाँ, तो इस तरह नाराज होना ठीक नहीं। अदिति और नीति दोनों अर्नब का गुस्सा देखकर शॉक्ड थी। भाई शांत रहिए प्लीज़। परंतु नीव बिल्कुल नहीं घबराया। वह बेहद शांत होकर एकटक अर्नब की आंखों में देख रहा था। जो भी बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए आप ही। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो और सच्चाई बता दी तो शायद आपकी नाराज़गी और बढ़ेगी, पर मेरे प्रति नहीं, अपनी वाइफ के प्रति। शट अप। बोलते हुए अर्नब ने थप्पड़ उठा लिया। तभी नीति ने कहा, भाई चुप रहो और सर प्लीज़ आप भी चुप हो जाइए और बात आगे बढ़ने से पहले सच्चाई सुन लीजिए। सर प्लीज़ शांत रहिए और इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। हाँ सर प्लीज़, भीमा ने फिर कहा तो अर्नब ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसका कॉलर भी छोड़ दिया। और अदिति तुम, इनका तो पता चला कि नाराज़ हो गए, तुम्हारे बारे में बात किया इसलिए। पर तुम क्यों नाराज़ हो रही हो इतना? तुम्हें तो सच्चाई पता थी, मैंने बताया था ना। नीति ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई थी, सिर्फ इतना कहा कि भाई से तेरी शादी नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से। अब नीव चौंक गया। क्या? मैं समझा नहीं। नीति ने कहा आपको शादी से भाग जाने के लिए? अदिति ने नीव की तरफ एक बार देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया। फिर नीति की तरफ देखते हुए कहा, तू ही बता, क्या समझूं मैं इसका मतलब? और भगा दिया, घर से निकाल दिया। फिर तुम कहती हो मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। क्यों करूं? ताकि तुम लोग को मेरे बारे में पता चले और फिर आ जाओ मुझे भगाने। अरे तुम सबका बस चले तो शायद इस दुनिया से उठा दो, बाहर कर दो। हाँ, शायद तुम सबको मेरी खबर होती तो यही करती। बोलते हुए अदिति की आंखों में आंसू भरने लगे थे। अदिति तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे उस रात समय नहीं था कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती, इसलिए नहीं बता सकी। और उसके बाद कभी हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई तो कैसे बताती तुम्हें? पर प्लीज़ आज मेरी बात सुन लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब मुझे कोई गलतफहमी दूर नहीं करनी। मेरे साथ जो होना था वह हो चुका। अब मैं पिछली बातें भूलकर बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब दोबारा वही बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे सब पता चल रहा है कि वाकई बहुत आगे निकल चुकी हो और यह बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पर पिछली बातें भी जान लो, सच्चाई जान लो, ताकि तुम्हारे मन में कोई रोष द्वेष ना रहे, इस गलतफहमी में ना रहो कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा। प्लीज़ नीति, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और अब तुम भी मुझसे बात मत करना, ना ही दोस्ती की उम्मीद रखना। मैं अकेले खुश हूँ लाइफ में और अकेले ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बोलते हुए उसने अर्नब की तरफ ऐसे देखा मानो एक तीर से दो शिकार कर रही हो। पर दोनों की बातें सुनकर अर्नब, भीमा और नीव
सब चौंक रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी नीव ने कहा, आखिर क्या हुआ उस रात? अदिति क्यों भागी थी और तुमने भगा दिया? भाई, मैं सब सच्चाई बताती हूँ। पहले बैठिए, सभी शांति से। सब वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन अदिति जाने लगती है। अदिति, तुम चले जाना, मत रुकना, पर प्लीज़ मेरी बातें सुन लो। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हें मेरी कसम। भार में गई तेरी कसम। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर सच में तुमने कभी मुझे अपना दोस्त माना हो तो उस दोस्ती की कसम, मेरी बात सुनती जा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर अदिति नहीं रुकी। तभी नीव ने कहा, प्लीज़ अदिति, रुक जाओ। जो सच्चाई है सुन लो, या नहीं तो तुम ही बताओ क्यों भाग गई। पता है, इस वजह से हमारे परिवार की जो बदनामी हुई सो हुई। मैं भी इतने महीनों में कहीं का नहीं रहा। घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, करियर सब चौपट हो गया। मैं इधर दिल्ली में ही रहता हूँ और तुम्हारी यादों में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, कहाँ नहीं ढूंढा, कितना तड़प रहा था। एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन जो मुझसे सच्चाई बताने बोल रहे हो और मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं? मेरा मन नहीं था तुमसे शादी करने का तो भाग गई, मेरी मर्जी थी। और तुमने तो अपनी पढ़ाई लिखाई करियर चौपट कर दी, पर मैंने तो तुम्हारी वजह से अपनी दोनों आंखें खो दी। जान जाते जाते बची। हफ्तों तक अस्पताल में रही, महीनों तक अंधी रही। उसका क्या? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? सुनकर नीति अवाक थी। बस आंखों से आंसू बह निकले। वहीं नीव भी बेहद चौंक गया। यह आप क्या कह रही हैं? वहीं नीति मन में बोली, अब समझ में आया इसकी आंखें नीली क्यों हैं। वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। और क्यों करती तुमसे शादी? अच्छा हुआ भाग गई। अरे, जिस इंसान में बैकबोन नहीं, एक सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसके साथ शादी कर मेरी ज़िंदगी झंड हो ही जाती। अदिति, प्लीज़ इस तरह बात मत करो। याद करो, उस रात मैंने ही तुम्हें घर छोड़ने से रोका, अपने माँ बाप को शादी के लिए मनाया। फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम्हारा साथ नहीं देता? उसकी बात सुनकर भी माँ आंखें फाड़ कर देख रहा था। वहीं अर्नव जल भून रहा था। अदिति की शादी इस लड़के से? सोचते ही जलन की भावना अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पर वह सामान्य रहा और अदिति से कहा, अदिति प्लीज़ बैठो और तुम लोग आपस में बातें क्लियर कर लो। जो भी है, इतने महीने बाद तुम लोग मिले हो और तो बातें क्लियर नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। अदिति रुक जा यार, और तू भले ही मेरी बात मत मानो, उस पर भरोसा मत करना, लेकिन मेरे लिए सुनती जा। इससे मेरे दिल का बोझ उतर जाएगा, जी हल्का हो जाएगा। और सच में आज तुझे यहाँ देखकर खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे इंसान का साथ मिला। अदिति बैठ जाओ। तब सबके साथ अदिति भी बैठ गई। भाई, सच में अदिति भागी नहीं थी शादी से। मैंने ही उसे भागने को कहा था। सुनकर नीव को बहुत गुस्सा आया। अगर वह अकेले में रहता तो न जाने बहन को अब तक कितना थप्पड़ रसीद कर दिया होता, लेकिन सभी के सामने था तो बस गुस्सा आकर भी शांत रहा, और शांत रहना भी पड़ा क्योंकि अर्नव के सामने था और अदिति अब उसकी पत्नी थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि यह नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आपके साथ हो। अदिति ने कहा, नहीं अदिति, ऐसा नहीं था। तो क्या था? भाई, क्योंकि अदिति की शादी आपके साथ नहीं होती। यह तुम्हें किसने कहा? और मुझसे नहीं होती तो फिर किससे होती? मामी अपने बेटे से कराना चाहती थी। वो उस नवीन से, जो कि जवान तो हो गया है पर दिमागी रूप से अभी भी बच्चा है, दुनियादारी से लेकर किसी चीज़ की समझ नहीं है, उसके साथ शादी करना चाह रही थी। हाँ, उसी से। नीव बुरी तरह चौंक गया। यह तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद सुन लिया था माँ और मामी को बात करते हुए उस रात, जब दोनों
कमरे में बैठे थे। तभी मैं मामी की बेटी को बुलाने गई जो दूसरे कमरे में सो रही थी। तब मैंने माँ और मामी की बातें सुनी। वे दोनों बोल रही थी कि नीव के खाने में नींद की दवाई दे देना और जब वह सो जाएगा तो उसकी जगह उसे बिठा देना। सुनकर एक पल के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता चला इस सब में सब मिले हुए हैं, यहाँ तक कि पापा भी। तभी मैं अदिति को भाग जाने के लिए कहा। यह नींद में थी तो मैंने इसे जगाया और बस इतना कहा कि तुम्हारी शादी भाई के साथ नहीं हो सकती। अगर तभी सब कुछ बताने लगती तो शायद भरोसा भी नहीं करती मेरी बातों पर, और हो सकता था घर वाले तब तक जाग जाते, किसी को पता चल जाता। इसलिए मैंने जैसे तैसे इसे भगा दिया। अदिति, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू मेरी बचपन की दोस्त है। मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगी? मैं तो खुद चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बन जाओ, और उसके लिए मैंने भी कितना अपने माँ बाप को मनाया भी था। पर मैं यह नहीं समझ पाई कि इतनी जल्दी मान गए। इसके पीछे ये वजह थी। अब अदिति शांत हुई। वहीं नीव शॉक्ड था अपने माँ बाप की सोच पर, उनकी हरकतों पर। वहीं अर्नब और भीमा भी चुपचाप सुन रहा था। अब अर्नब को भी एहसास हुआ कि उसे लग रहा था अब तक दुनिया में सिर्फ वही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। बहुत कुछ खोया है, भगवान ने बहुत कुछ छीन लिया है, पर अदिति, वह तो उससे भी ज़्यादा दुखी है। भगवान ने तो उसके साथ बहुत बुरा किया है। और तो और, अब तक उसने भी उसके बारे में कभी कुछ पूछा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती थी, किसके साथ, उसके माँ बाप कौन हैं, क्या वजह थी जो जंगल में आई थी। सर झुकाकर अर्नब अपनी उंगलियों से सर का मसाज करने लगा। और याद है भाई, जब आप देर रात में अदिति से मिलने आए थे तब तक वह भाग चुकी थी। मैंने झूठ कहा कि वह सो गई है। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? अरे किसी को नहीं तो कम से कम मुझे तो बता देती। मेरा दर्द तकलीफ़ देखकर तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि सच बता देना चाहिए? भाई, मैं डर गई थी इस बात से कि अगर घर वालों को पता चला कि मैंने अदिति को भगा दिया है तो पता नहीं मम्मी पापा कितना नाराज़ होते, और अगर इसके चाचा चाची को पता चलता तो न जाने कितना हंगामा होता। फिर मैं यह सोच रही थी कि शायद कहीं उसके घर वाले ढूंढ कर फिर उसे कहीं बेच ना दे। व्हाट? यह क्या कह रही हैं आप? इसके घर वाले बेच रहे थे? पर क्यों? कैसे माँ बाप हैं इनके? अर्नब ने चौंकते हुए कहा। हाँ, इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा भाई, आपसे भी नहीं। और जब अदिति ने कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया तब मैं डर गई कि कहीं उसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन अदिति, यकीन करो, मैंने महीनों तक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तुम्हें ढूंढती रही, सबसे पूछती रही। और अभी नर्स का एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली में आई थी जिद करके मम्मी पापा से। तो ट्रेनिंग से ज़्यादा मुझे तुम्हें ढूंढना था। इसलिए तो भाई ने जब तुम्हें क्लब में देखा और मुझे कॉल किया तो मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ चली आई। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं दिल्ली में ही मिलूँगी? क्योंकि मुझे पता है देर रात को बस स्टैंड से बस दिल्ली के लिए ही निकलती है, तो ऐसा लगा कि तुम दिल्ली गई होगी। सुनकर अब अदिति को यकीन हो रहा था। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीति उसके पास आई और अदिति के गले से लग गई। तुम उस रात भागी तो क्या हुआ? और कब, कैसा हादसा हुआ तुम्हारे साथ? कैसे तुमने अपनी आंखें खो दी, फिर यह नई आंखें? मेरा मतलब, किसने तुम्हारी मदद की? और तुमने शादी कब की? शादी का नाम सुनते ही अर्नब ने तुरंत सिर उठाकर देखा तो नीति ने दोनों हाथ जोड़ लिया। है दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग, उन्होंने ही मेरी मदद की। और तुम कहती हो ना कि क्यों नहीं कॉल किया, कांटेक्ट किया, तो कैसे करती? मुझे तो खुद पता नहीं मैं दिल्ली कैसे पहुंची, कौन लाया मुझे। क्योंकि उस रात जब मैं बस में बैठी तो डर के मारे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। एक तो इतनी रात गए भाग रही थी, ऊपर से पास में पैसे नहीं थे जो टिकट लेती, और भाग कर कहाँ जाऊँगी
इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं था। फिर भी तुम्हारे बताए अनुसार मैं बस स्टैंड में जाकर वहाँ लगी एक बस में बैठ गई, पर मुझे घबराहट के मारे बार बार टॉयलेट आ रहा था और काफ़ी कंट्रोल करने के बाद भी मैं एक बार बीच रास्ते में टॉयलेट जाने के लिए नीचे उतरी तो मुझे ज़रा समय लगा और इसी बीच बस निकल गई। तब मैं बस के पीछे भागने लगी। जिस रास्ते बस जाएगी उस रास्ते भागकर मैं भी शहर का रास्ता पकड़ लूँगी, पर बस इतनी तेज़ी से आगे निकल चुकी कि मुझे रास्ते का पता नहीं चला और न जाने कब शहर जाने का रास्ता छोड़कर मैंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। और जब मुझे होश आया तो काफ़ी दूर निकल चुकी थी मैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं। तभी दो बाइक सवार मुझे दिखे। अदिति ने इतना कहा कि अर्नब और भीमा दोनों चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। पता नहीं वह कौन थे, पर इतनी रात गए उन बाइक सवार को देखकर मैं डर गई। मुझे लगा शायद मेरे घर वाले ही मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और तब मैं बचने के लिए एक झाड़ी में जाकर छुप गई। पर शायद उसने मुझे देख लिया और गोली चला दी। गोली तो मुझे नहीं लगी, पर जब घबराहट में साइड हटने लगी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे खाई में गिर गई। और जब मुझे होश आया तब मैं दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में थी। और तुम पूछ रही हो ना कि मेरी मदद करने वाले वह कौन हैं, तो वो अच्छे इंसान हैं, यही मिस्टर अर्नब सिंघानिया, जिन्होंने न सिर्फ मेरा इलाज का पूरा खर्चा उठाया बल्कि एक बार फिर से दुनिया को देखने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान के लिए नई आंखें भी प्रदान की। और डॉक्टर खन्ना, जिन्होंने मेरा इलाज किया, उनका पूरा नाम तो नहीं जानती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया है। अब मुझे भगवान पर थोड़ा भरोसा हो रहा है कि वो एक सहारा छीनते हैं तो दूसरा कोई न कोई भेज देते हैं। वह हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ते, और वह दूसरा सहारा है डॉक्टर खन्ना, जो कि अब वह मेरे पिता हैं और ये मेरे पति। मेरी शादी इनसे हुई है और अब मैं हूँ अदिति अर्नब सिंघानिया। बहुत ही प्राउडली बोलकर उसने नीव की तरफ देखा। नीव आगे कुछ नहीं बोला। वहीं अर्नब की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें मीच ली और सिर झुका लिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। माहौल बेहद गंभीर हो चुका था। सब चुपचाप थे। तभी नीति एक बार फिर अदिति के गले से लग गई। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें नई जीवन के लिए और अच्छे जीवन साथी के लिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। तुम हमेशा खुश रहो साथ में। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई तो उसके पीछे अर्नब भी आ गया। नीव का दिमाग एकदम शून्य हो चुका था। वह अभी भी शॉक में था कि आखिर उसके माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक लड़की जिसके साथ बचपन से ही अन्याय होता आया है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय और कैसे कर सकते हैं। अगर वह अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं वे। मन में सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। कोई कुछ बोला नहीं, बस मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ भीमा और नीति रह गए थे। वे दोनों भी कुछ देर गुमसुम रहे तो नीति ने अपनी हथेली में मुंह छुपा लिया। भीमा पास बैठा और उसका सिर सहलाने लगा। भीमा, मैंने सारी सच्चाई बता दी, कुछ झूठ नहीं कहा, पर पता नहीं अदिति को मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं। मुझे मेरी दोस्त वापस मिलेगी या नहीं। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। फ़िलहाल उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दीजिए। पिछले कुछ महीनों में उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उससे वाकई उनके तन मन को बहुत चोट पहुंची है। नीति ने हाँ में सिर हिलाया और भीमा के कंधे पर अपना सिर रख दिया तो भीमा ने भी अपनी बाहों का घेरा उसके ऊपर बना दिया। इधर अर्नब कमरे में आया और अंदर से डोर लॉक कर कमरे में नज़र दौड़ाई। तब तक अदिति बाथरूम से निकली। देखकर लग रहा था वह रोई है। वह उसकी तरफ देखने लगा।
परंतु अदिति ने उसे इग्नोर किया और बेड पर जाकर ब्लैंकेट ऊपर तक ओढ़ कर लेट गई। अर्नब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कहूँ, क्या पूछूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ। तो वह भी बेड पर जाकर बैठ गया और अदिति की तरफ देखने लगा। अचानक ही उसे उसकी कही बातें याद आ गई। ये मेरे पति हैं, अर्नब सिंघानिया, और अब मैं हूँ अदिति अर्नब सिंघानिया। सुनकर दिल में दर्द सा उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद फिर कहा, चलिए उठिए, लंच का समय हो गया है। पर अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। अर्नब ने फिर कहा, उठिए, बहुत देर हो गई है, चलिए लंच कर लीजिए, फिर सो जाइएगा। अदिति ने फिर जवाब नहीं दिया। अब की बार अर्नब ने कंबल हटा दिया तो अंदर वह रो रही थी, जिससे उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो चुकी थी। आप क्यों रो रही हैं? मैं नहीं रो रही हूँ, और मुझे भूख नहीं है तो नहीं खाना है, जाइए आप खा लीजिए, बोलकर अदिति अब पेट के बल सो गई और मुंह को तकिया में दबा लिया। ऐसे कैसे भूख नहीं है? बस आपने सूप पिया है, उसी से भूख खत्म हो गई, चलिए उठिए। परंतु वह फिर भी नहीं उठी तो अर्नब ने उसे छोड़ दिया और भीमा को कॉल किया कि तुम लोग जाओ, लंच कर लो। और आप दोनों? हाँ करेंगे, पहले जाओ तुम लोग कर लो। तब नीति ने नीव को कॉल किया, भाई कहाँ हैं, चलिए लंच कर लेते हैं। नीव ने कहा, मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ, चलो फ़ोन रखो, कुछ देर में मेरी ट्रेन है। नीति चौंक कर भीमा के तरफ देखने लगी तो उसने इशारे में पूछा, क्या हुआ? भाई दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अच्छी बात है, चलिए, सद्बुद्धि दे उसे भगवान, अब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने भविष्य को संवार ले। चलिए अब हम दोनों लंच करने चलें, फिर पैकिंग भी करनी है, कल हमें भी निकलना है। नीति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अदिति को बुला लूँ? नहीं, कहा ना, फिलहाल उन्हें अकेले रहने दीजिए। और दोनों लंच के लिए निकल पड़े। इधर अर्नब ने कमरे में ही अदिति के पसंद का सब खाना मंगा लिया और अब की बार अदिति को कुछ कहा नहीं, बल्कि उसकी बाँह पकड़कर बिठा दिया। खा लीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो आपको किसी ने मना किया है? नहीं, पर आप नहीं खाएंगी तो मैं कैसे खाऊंगा? चलिए खाइए। और रोटी सब्जी का एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं खुद खा लूँगी, आप खाइए, बोलकर अदिति ने खाना शुरू किया। अर्नब के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर फिलहाल उसने कुछ नहीं पूछा। चुपचाप दोनों ने खाना खाया। अर्नब अपने मोबाइल में काम का अपडेट देखने लगा, वहीं अदिति पैकिंग करने लगी। तभी अर्नब मोबाइल से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा और कहा, वह नीति आपकी बचपन की दोस्त है? अदिति ने अर्नब की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि उसने जो भी कुछ कहा सच कहा है? यकीन हो रहा है आपको? हाँ, हो रहा है। तो फिर क्यों नाराज़ हैं? उन्होंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया, तो जाइए मिलकर बातें कर लीजिए, आपके साथ उन्हें भी अच्छा लगेगा। अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह उठकर बालकनी में आ गई। तब पीछे से अर्नब भी आया और पास बैठते हुए कहा, आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों? बस यूँ ही, जानकारी के लिए। कैसी जानकारी के लिए? जितना जानना चाहिए आपको उतना तो जानते हैं। हाँ, पर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? कानपुर से। क्या सच में आपके चाचा चाची आपको बेच रहे थे? अदिति ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, कुछ यूँ ही समझिए, ज़्यादा पैसे लेकर एक अधेड़ के साथ ब्याह करवा रहे थे। अर्नब ने और कुछ नहीं पूछा। अब तक शाम होने को आ गई थी तो उसने चाय मंगा ली और चाय पीकर हुए भी अपनी पैकिंग करने लगा। शाम को भीमा और नीति भी अपनी पैकिंग कर ली और अगले दिन के बजाय उसी रात निकल गए दिल्ली के लिए। इधर रात में जब दोनों बेड पर आए तो अर्नब जरा करीब आया और अदिति का सिर उठाकर अपनी बाह पर रखने लगा, लेकिन अदिति ने झटक दिया और करवटें बदलकर बेड के कोने पर चली गई। अर्नब ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अपने बारे में कुछ बताना है। क्या?
शायद यही कि गोली चलाने वाला इंसान कोई और नहीं, आप ही थे। अर्नब चौंकते हुए उठा तो देखा अदिति बेड के कोने पर गहरी नींद में सो रही थी। ओह, तो यह सपना था। उसका कलेजा धक धक हो रहा था। उठकर पानी पिया और वापस बेड पर आ गया। अदिति की तरफ देखा और उसे खींचकर अपनी बाहों पर सुला लिया और उसके माथे को चूम लिया। अब कहीं नहीं जाने दूंगा आपको अपनी लाइफ से। अगली सुबह उठकर दोनों फ्रेश हुए और चाय नाश्ता किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दोनों बिल्कुल सामान्य थे और पहले की तरह बात कर रहे थे। कुछ ही घंटे में वे दोनों दिल्ली पहुंच चुके थे। वहां से कार लेकर जब वे अपने घर पहुंचे तो दादू और डॉक्टर खन्ना आरती की थाल लिए खड़े थे। बस करिए दादू, अब कितनी बार गृह प्रवेश करेंगे? अब की बार असली वाला हो रहा है। और हाँ, जल्दी से अब हम दोनों को दादा नाना बनना है। आपको जो बनना है बनिए, पर फिलहाल मुझे ऑफिस जाने दीजिए, बहुत काम पड़ा है और अभी के अभी मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। और अर्नब वापस चेंज किया और बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकल गया। वह अभी अपने केबिन में जाता उससे पहले वेटिंग एरिया में नीब बैठा दिखा। देखते ही अर्नब की भौवें तन गई। उसने उसे घूर कर देखा और अपने केबिन में चला गया। दोस्तों, कहानी का अंतिम भाग मैं कल अपलोड करूँगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।